हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये लाइम वाटर का के बारे में पढ़ा था, केमिकल चेंज का इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि केमिकल चेंज क्या होते हैं। केमिकल चेंज यानी कि कोई नया सब्सटेंस बनना, और उसको केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। और केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज में क्या क्या प्रोड्यूस होता है, क्या क्या चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। उसमें हीट प्रोड्यूस होता है, लाइट प्रोड्यूस होता है, और कुछ अदर रेडिएशन भी निकलती हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और भी सारी रेडिएशन। साथ में साउंड प्रोड्यूस होता है, यानी कोई क्रैकिंग का साउंड या कुछ अलग तरह का साउंड भी प्रोड्यूस होता है केमिकल चेंज में। या फिर स्मेल में चेंज हो जाता है, जैसे खाना बासी हो जाता है, खाना ख़राब हो जाता है, या कोई भी अदर केमिकल होता है वो रखे रखे किसी और फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो उसका स्मेल भी चेंज हो जाता है, ठीक ना। यानी केमिकल चेंज में एक नया चीज़ तो बनता ही है, साथ में ये चीज़ें भी ऑब्जर्व होती हैं, ये चीज़ें भी देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये सब है। कलर चेंज भी हम लोग देख सकते हैं, जैसा हम लोग पिछले पेज पे देखे थे, ये वाला ब्लू से ग्रीन हो गया था, कॉपर सल्फेट टू आयरन सल्फेट हो गया था। इस तरह से एक नया सब्सटेंस तो बनता ही है, साथ में ये सब चेंजेस भी हम लोग को देखने को मिलती हैं। कुछ गैस भी फॉर्म होता है, ठीक। जैसे यहाँ पे CO2 गैस बन रहा था, जो लाइम वाटर से मिल करके मिल्की कलर कर दे रहा था, कैल्शियम कार्बोनेट बना दे रहा था। तो इस तरह से हम लोग समझे थे केमिकल चेंज के बारे में। आइए आगे पढ़ते हैं कि मैग्नीशियम रिबन का बर्निंग हम लोग समझ गए केमिकल चेंज है, क्योंकि जब बर्न होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है ना। और बर्निंग ऑफ कोल, वुड, लीव्स इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। लकड़ी जलना या कोयला जलना या पत्तियां जलाते हैं, ये सब क्या है, केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि जलने के बाद कुछ नया सब्सटेंस बनाते हैं, साथ में हीट भी प्रोड्यूस करते हैं, लाइट भी प्रोड्यूस करते हैं, है ना। जलते हैं तो आग देते हैं, गर्मी देते हैं, और लाइट भी प्रोड्यूस होता है ना। तो और साथ में जो राख बन जाता है वो एक नया प्रोडक्ट होता है। उस राख से वापस क्या हम लोग लकड़ी या पत्ती या कोयला नहीं बना सकते हैं, तो रिवर्सिबल नहीं है। केमिकल चेंज क्या होता है, रिवर्सिबल नहीं होता है, और नया सब्सटेंस बनता है, साथ में हीट लाइट प्रोड्यूस होता है। तो ये इसलिए ये सब क्या है, बर्निंग के प्रोसेस जो है केमिकल चेंज के एग्जाम्पल हैं। बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज ए केमिकल चेंज। यही बात दोबारा लिखा है कि कोई भी चीज़ अगर जलता है तो केमिकल चेंज है, सिंपल सी भाषा में। और बर्निंग के बाद हमेशा ही हीट प्रोड्यूस होता है ना। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन जैसे ब्लास्ट हो जाना, ये कोई फायरवर्क यानी बॉम्ब ब्लास्ट हो जाना, या कोई क्रैकर वगैरह पटाखे हैं वो एक्सप्लोड होते हैं, फूटते हैं, तो ये किस तरह का चेंज है, केमिकल चेंज है ना। यू नो दैट सच एक्सप्लोजन प्रोड्यूसर्स हीट, क्योंकि पटाखे जब जलते हैं या फटते हैं तो उसमें कुछ केमिकल मिक्स रहते हैं। जब उनको आग लगाया जाता है तो तुरंत वो ब्लास्ट हो जाते हैं और कुछ अलग तरह का केमिकल बन जाता है। ब्लास्ट होने के बाद ऐश भी बनता है, यानी राख बनता है, और साथ में अलग सा स्मेल प्रोड्यूस होता है, और लाइट और हीट भी प्रोड्यूस होता है। तो ये इस तरह से एक्सप्लोजन भी है जो केमिकल चेंज है। लाइट साउंड प्रोड्यूस होता है, अनप्लीजेंट या हार्मफुल गैसेस भी निकलती हैं फायरवर्क्स से, यानी बॉम्ब्स के फटने से या क्रैकर के फटने से, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत हार्मफुल है, उसको पॉल्यूट करता है। दैट इज़ वाई यू आर एडवाइज नॉट टू प्ले विथ फायरवर्क्स। इसीलिए किसी भी आग वाली चीज़ से नहीं खेलना चाहिए, या पटाखे वगैरह नहीं जलानी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए तो हार्मफुल हैं ही। बहुत ज़्यादा साउंड, हीट प्रोड्यूस करते हैं, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं, और एनवायरनमेंट के लिए भी हानिकारक है। तो इसलिए हमको इनसे नहीं खेलना चाहिए, दूर रहना चाहिए। When food get spoiled it produces foul smell। जब खाना रखे रखे ख़राब हो जाता है तो उसमें से फाउल स्मेल यानी बेकार सी स्मेल आती है। फ्रेश खाना रहता है तो उसमें सुगंध आती है, खाने का मन करता है ना। लेकिन जैसे ही कुछ समय रखा जाता है, कुछ घंटों बाद, तो क्या उसमें से एक अजीब सी स्मेल आने लगती है। और काफ़ी घंटे अगर रख दिया जाता है, 24 घंटे या उससे ज़्यादा, तो फिर तो बहुत ज़्यादा बदबू आती है, और फिर वो खाने का मन नहीं करेगा, और एक्चुअली में वो ख़राब हो गया रहता है, क्योंकि उसमें केमिकल चेंज हो जाता है। बैक्टीरिया या कुछ भी जो माइक्रोब्स हैं वो हमारे खाने पर रिएक्शन करके उसमें नया केमिकल बना देते हैं, खाने के मॉलिक्यूल को चेंज करके, और जिसकी वजह से उसमें एसिड बन जाता है,
आप अगर गंदा मतलब स्पॉइल्ड खाना खाए होंगे कभी गलती से तो खट्टा लगेगा, क्योंकि एसिड बन जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं, तो केमिकल चेंज हो जाता है, खाने का बासी होना जिसको हम लोग सिंपल भाषा में बोल सकते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस दैट स्लाइस ऑफ एन एप्पल, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया है कि आप एप्पल का एक स्लाइस, एप्पल का एक टुकड़ा काटिए और कुछ देर उसको छोड़ दीजिए, तो आप देखेंगे उस पर ब्राउन कलर का एक कलर डेवलप हो जाएगा जहाँ पे काटा गया है वो एप्पल। इफ इट इज़ नॉट कंज्यूम इमिडिएटली, अगर तुरंत खाएंगे तब तो आपको नहीं पता चलेगा, तुरंत आपने काटा एप्पल और उसको खा लिया, लेकिन जब उसको काट करके छोड़ दिए, एप्पल वैसे रखा है, तो उसमें ब्राउन कलर का लेयर बन जाता है जहाँ वो कटा हुआ हिस्सा है। इफ़ यू हैव नॉट सीन दिस चेंज, कट अ फ्रेश स्लाइस ऑफ एप्पल एंड कीप इट अवे फॉर सम टाइम। अगर आपने ये नहीं देखा है तो वही बोल रहा है कि आप घर में एप्पल है तो उसको काट कर कुछ देर रख कर देख सकते हैं। कुछ देर का मतलब ये नहीं कि तुरंत 1 मिनट के लिए, कुछ आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे के लिए रख सकते हैं, तो आपको ईजिली आपको दिखेगा कि कलर चेंज हो रहा है, यानी उसमें भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है ना, एयर के साथ रिएक्शन करके वो जो फ्रूट का कटा हुआ हिस्सा है कुछ नया केमिकल बना रहा है, जिसकी वजह से वो कटा हुआ सरफेस ब्राउन कलर का हो जा रहा है। ये भी एक तरह का है केमिकल चेंज है। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद द स्लाइस ऑफ पोटैटो ब्रिंजल, वही बोल रहा है कि अब फल को काट लिया, उसके अलावा पोटैटो आलू को काट लीजिए, ब्रिंजल को काट लीजिए, उसको भी काट कर ऐसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। तो ये जो कलर का चेंज हो रहा है ये क्या हो रहा है, कोई नया केमिकल बन रहा है, कोई नया रिएक्शन हो रहा है जिसकी वजह से नया केमिकल बन रहा है और वो इसी से ये नया कलर हम लोग को देखने को मिल रहा है कटे हुए सब्जियों में या कटे हुए फलों में। क्या ये केमिकल चेंज नहीं है? डेफिनेटली ये केमिकल चेंज है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नया बन रहा है ना। तो चैप्टर 5 में हम लोग आप पढ़े होंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में, यू न्यूट्रलाइज एन एसिड विद ए बेस, इज न्यूट्रलाइजेशन ए केमिकल चेंज। तो जैसे एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या डाला जाता है, बेस, तो क्या न्यूट्रलाइजेशन एक केमिकल चेंज है? बिल्कुल है, क्योंकि एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, यानी कोई नया चीज़ बना है ना। तो ये यहाँ पर क्या हुआ, वही केमिकल चेंज हुआ बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ समथिंग न्यू। अब आता है एक टॉपिक प्रोटेक्टिव शील्ड, यानी सुरक्षा कवच जिसको बोल सकते हैं, यानी जो सुरक्षा करे, ठीक है, एक शील्ड का काम करे, किसी चीज़ से बचाए। यहाँ पर हमको बताया गया ओजोन लेयर के बारे में, ठीक ना। ओजोन लेयर जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में होता है, हमारे अर्थ से 8-10 किलोमीटर ऊंचाई पर, हमारे अर्थ के सरफेस से 8-10 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है, और वो एक गैस, ओजोन एक गैस है, वो गैस का एक बहुत ज़्यादा एक बड़ा सा लेयर है जो हमारे अर्थ को चारों तरफ से घेरा हुआ है ना। और वो ओजोन लेयर जो है, वो ओजोन का गैस का जो लेयर है वो हमको हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है जो सनलाइट से आते हैं। सनलाइट से जैसे कुछ यूजफुल रेडिएशन होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा हार्मफुल रेडिएशन होते हैं, तो उन रेडिएशन को हमारे अर्थ से आने तक रोकता है, ठीक है ना, अर्थ पर आने से रोकता है, उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, अगर वो डायरेक्टली हमारे अर्थ पे पहुंच जाए, अगर ओजोन लेयर ना हो तो सब कुछ एकदम तहस नहस हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि हाई एनर्जी के वो रेडिएशन है, बहुत ज़्यादा उसमें ऊर्जा एनर्जी होती है। और साथ में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से स्किन कैंसर हो जाता है, चमड़े में मतलब कैंसर की बीमारी हो, बहुत सारी डिजीज़ हो जाती हैं जो कि बहुत ही डेडली डिजीज़ हैं। तो ये ओजोन लेयर क्या कर रहा है, हमको इस हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचा रहा है, जो कि सन की लाइट से आ रहा है, क्योंकि इसको एब्जॉर्ब कर रहा है ओजोन। और ओजोन जब एब्जॉर्ब करता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को, तो ये ऑक्सीजन में टूट जाता है, ठीक ना, ऑक्सीजन में टूट जाता है। जैसे कि अब मैं समझाऊँ आपको, तो अगर आपको समझाना रहे, चलिए थोड़ा सा समझते हैं। ओजोन अगर हम लोग समझें, ओजोन का फार्मूला O3 होता है, O3, ठीक ना। जब ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यूवी रेस से रिएक्शन करता है, यानी यूवी रेस को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए हम लोग बच जाते हैं, हमारा अर्थ बच जाता है। तो ये किस में टूट जाता है, ऑक्सीजन गैस में प्लस ऑक्सीजन एटम में, है ना। तो ये रिएक्शन होता है, लेकिन वापस फिर ये ऑक्सीजन जो गैस है वो ऑक्सीजन एटम से फिर जुड़ जाता है, फिर ये क्या हो जाता है, फिर से प्रोसेस चलने लगता है, यानी ओजोन टूटता रहता है और बनता रहता है। तो इसीलिए ये सुरक्षा कवच लाखों सालों से, हजारों लाखों सालों से, जब से हमारा अर्थ बना है तब से ये है, और हमको प्रोटेक्शन दे रहा है, हमारे अर्थ को प्रोटेक्शन
दे रहा है, ठीक ना। ये ओजोन को O3 से शो करते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को UV से, कैपिटल UV। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन एटम में टूट गया। ये ऑक्सीजन गैस का फार्मूला है और केवल ये ऑक्सीजन एटम का, ठीक ना। तो यही यहाँ पे समझा रहा है। और ये वापस फिर जुड़ जाते हैं, फिर से ओजोन बनता है, फिर से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ऑब्जॉर्व करता है, फिर टूट जाता है। ये प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन जब हम लोग बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कर देंगे तो क्या है, ये बैलेंस जो नेचर का है बिगड़ जाता है। और फिर बैलेंस जब बिगड़ जाएगा तो ओजोन का जो बनने का प्रक्रिया है, पहले तो ब्रेक हो जाता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने में, फिर बाद में बन जाता है। लेकिन ड्यू टू हाई पॉल्यूशन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओजोन इज़ नाउ डिक्रीज, ठीक है ना। पॉल्यूशन कर रहे हैं, हार्मफुल गैसेस हम लोग रिलीज कर रहे हैं जो एटमॉस्फेयर में ऊपर जा रहा है, वो इस प्रक्रिया को रोक दे रहा है। और जिससे क्या हो जा रहा है, ओजोन में होल हो गया है। ओजोन में होल 1982 में अंटार्कटिका में पाया गया था, ठीक है, हमारे साउथ पोल में, हमारे अर्थ के साउथ पोल में। यानी वहाँ पे इतना ज़्यादा पॉल्यूशन का इफेक्ट पड़ा कि वहाँ पे ओजोन गैस का जो लेयर है हमारे अर्थ के काफ़ी ऊपर, उसमें वहाँ का मतलब ओजोन लेयर ख़त्म हो गया बहुत बड़े एरिया में, इसलिए उसको ओजोन होल बोला जाता है। अब यानी वो एरिया बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो गया क्योंकि वहाँ पर सन की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पड़ती है जो बहुत ही ज़्यादा हार्म कर सकती हैं। तो इस टॉपिक से या इस छोटे से इम्पॉर्टेंट पॉइंट से हम लोग क्या समझें कि यहाँ पे ओजोन लेयर जो प्रकृति है, नेचर ने हमारे अर्थ के चारों तरफ एक गैस का लेयर बनाया है, एक पार्टिकुलर गैस का, हमारे एटमॉस्फेयर के थोड़ा सा ऊपर, एटमॉस्फेयर का ही पार्ट है जिसका नाम ओजोन लेयर है, जो हमको सुरक्षा कवच, हमारी सुरक्षा कवच का काम करता है, हमको प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल रेडिएशन से। किस रेडिएशन से? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है कि अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ओजोन नहीं एब्जॉर्ब करता तो क्या होता है, ओजोन तब ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सीधे हमारे अर्थ पे आ जाता और अर्थ के सरफेस पे आ जाता तो बहुत ज़्यादा हार्म करता और शायद यहाँ पे ज़िंदगी जीना भी इम्पॉसिबल हो जाता, यानी यहाँ लाइफ ही नहीं रहता। तो ओजोन एक प्राकृतिक शील्ड का काम करता है इस हार्मफुल रेडिएशन के खिलाफ, ठीक ना। एक प्राकृतिक कवच का काम करता है और हमको बचाता है, लिविंग बींग्स को बचाता है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, सबको। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन यानी आयरन में रस्ट लगना, जंग लगना, है ना। तो हम लोग पीछे भी इसी चैप्टर में पढ़ चुके हैं रस्टिंग कैसे होता है, कि रस्टिंग इज अ प्रोसेस इन विच व्हेन एन आयरन आर्टिकल इज इन कॉन्टेक्ट विथ वाटर और वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एन आयरन ऑक्साइड ओवर द सर्फेस ऑफ द आयरन आर्टिकल एंड दैट आयरन ऑक्साइड इज नॉन एज रस्ट, ठीक ना। यानी कोई भी लोहे का सामान, कोई भी वस्तु हो, अगर वो ऑक्सीजन और साथ ही साथ वाटर मतलब पानी या फिर मॉइस्चर, पानी या मॉइस्चर एक ही चीज़ है, दोनों का फार्मूला H2O होता है। यानी कोई लोहे का सामान जब ऑक्सीजन और साथ में मॉइस्चर या पानी के साथ, पानी के कांटेक्ट में आता है तो उसके ऊपरी सरफेस पे आयरन ऑक्साइड बन जाता है, जिसको हम लोग रस्ट बोलते हैं। और ये प्रोसेस चलता जाता जब तक कि हम लोग उस आयरन के सामान को, उस लोहे के सामान को किसी चीज़ से कवर ना कर दें, अदरवाइज़ वो रस्टिंग होता जाएगा और हमारे लोहे का जो भी सामान है वो ख़राब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, हमारा पैसा वेस्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो रस्टिंग से होने के लिए दो ही चीज़ें ज़रूरी हैं रस्टिंग होने के लिए, वो क्या है, एक ऑक्सीजन, हवा में मौजूद क्या होता है ऑक्सीजन, और दूसरा है वाटर वेपर या वाटर। ये दोनों चीज़ों का अगर कांटेक्ट हम लोग रोक दें, यानी ये दोनों चीज़ें अगर हमारे लोहे के सामान के कांटेक्ट में ना आए तो फिर क्या होगा कि रस्टिंग होगा नहीं, हमारा ये लोहे का सामान बच जाएगा, है ना। जैसे यहाँ दिया है कि लोहे का बहुत ज़्यादा यूज है कॉमर्शियली, ये इसको देखा जाए तो एक तो सस्ता मेटल है और बहुत ज़्यादा ये अर्थ क्रस्ट से हमारी ज़मीन के अंदर निकाला जाता है, इसलिए क्या हुआ कि इसके बहुत ज़्यादा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंगें, बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, ब्रिज हो गया, मतलब पुल हो गए, शिप्स हो गया, कार हो गया, ट्रक हो गया, यानी बहुत सारे सामान, मशीन, फैक्ट्रीज, तो हर चीज़ लगभग लोहे से बना है।
तो इसके बचाने का भी हम लोग को ख्याल रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ रस्टिंग होने से हम कॉमर्शियली बहुत सारे लाखों करोड़ों रुपए का घाटा हो सकता है किसी को भी, किसी कंपनी को या पूरे देश को। तो प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड, रस्टिंग को इस रिएक्शन से दिखाया जा सकता है। आयरन यानी लोहा, उसको Fe से लिखते हैं, ऑक्सीजन यानी O2, ठीक है, ऑक्सीजन को O2 से लिखते हैं, प्लस वाटर यानी लोहा, ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्शन करके क्या बनाता है, रस्ट। रस्ट का केमिकल फार्मूला क्या है, आयरन ऑक्साइड Fe2O3, जिसको फेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं, ठीक ना। तो रस्टिंग तभी पॉसिबल है, यानी जंग लगना तभी होता है जब ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में लोहा आए। अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी अगर आयरन के कांटेक्ट में नहीं आता है तो रस्टिंग नहीं होती है, ठीक ना। यानी जंग लगने के लिए लोहे पर ये दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। ये नहीं कि अगर कोई चीज़ पानी में डूबा हुआ है, उस पानी में ऑक्सीजन नहीं है मान लीजिए, तो क्या उसमें जंग लगेगा, नहीं लगेगा। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए और उसी समय पानी का कांटेक्ट भी चाहिए लोहे के साथ, तभी रस्टिंग होता है, ठीक। इनफैक्ट द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर इज हाई विच मीन्स इट इज़ मोर ह्यूमिड, रस्टिंग बिकम फास्टर। वही कह रहा है कि जैसे जब मौसम ऐसा रहे कि हवा में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, ठीक ना, हवा में जब मॉइस्चर बहुत ज़्यादा रहेगा यानी नमी बहुत ज़्यादा रहेगा, जैसे बरसात का सीज़न हो गया या जाड़े का सीज़न हो गया, है ना, तो उसमें हवा में नमी रहती, ठंडापन रहता है, यानी हवा में पानी बहुत ज़्यादा होता है, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा रहता है। तो उस समय क्या होता है कि ये जो रस्टिंग प्रोसेस है बहुत फास्ट हो जाता है, क्योंकि एयर तो उसी में है ही, और एयर में साथ में क्या है, वाटर भी है। तो कोई भी लोहे का सामान अगर रहेगा तो इसके कांटेक्ट में आएगा और रस्टिंग बहुत तेज़ी से होगा और वो लोहे का सामान ख़राब होने लगेगा। सो हाउ डू वी प्रिवेंट, रस्टिंग को हम लोग किस तरह से बचा सकते हैं होने से, जो रस्टिंग हो रहा है, जंग लग रहा है, उसको बचाने के क्या क्या तरीके हैं, है ना। तो उसमें बचाने के लिए यही तरीका है कि हम लोग ऑक्सीजन और वाटर का सप्लाई रोक दें। यानी मान लीजिए कि एक मिनट, जैसे मान लीजिए कि ये लोहा है, ठीक ना, ये लोहा है, मान लेते हैं ये पेन, ये जो ब्लैक वाला है, और ये रेड वाला कैप वाला जो पेन है ये पानी है। तो ये लोहे पर अगर मान लीजिए कि एक मिनट, मान लीजिए कि ये जो हेडफोन का वायर है ये एक लेयर बन गया, मतलब कोई लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है, जैसे प्रोटेक्टिव शील्ड था ओजोन। अब इसके बगल में पानी आया तो ये क्या ये लोहे से सट पा रहा है, नहीं, क्योंकि बीच में ये आ जा रहा है गैप बन के शील्ड की तरह, है ना, जो प्रोटेक्टिव लेयर हम लोग यूज़ किए हैं। तो जब पानी लोहे के कांटेक्ट में आ ही नहीं पाएगा और ऑक्सीजन भी लोहे के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा तो क्या होगा कि रस्टिंग नहीं होगा। तो हमको यही सबसे पहले करना है कि कोई ऐसा मेथड अप्लाई करें जिससे लोहे का कांटेक्ट हवा और पानी से ना हो सके, ना ये कांटेक्ट होगा ना ही रस्टिंग होगी, ठीक है। इसके लिए बहुत सारे मेथड हैं, जैसे कि सिंपल वे है पेंटिंग, किसी चीज़ को पेंट कर देते हैं हम लोग, जैसे अपने घरों में खिड़कियों दरवाज़ों को पेंट कर देते हैं, है ना। पेंट करने से क्या होता है कि ऑक्सीजन वाटर का सप्लाई मतलब उस लोहे से डायरेक्टली नहीं होता है, क्योंकि पेंट का लेयर चढ़ जाता है। उसी तरह ग्रीज यूज़ करते हैं, साइकिल में, मशीन के पार्ट्स में हम लोग ग्रीज लगाते हैं, जिससे क्या होता है, रस्टिंग नहीं होता है ना। तो ये सिंपल मेथड है, पेंट लगा करके, ग्रीज लगा करके, मशीन, बहुत सारी चीज़ों को हम लोग, लोहे की चीज़ों को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो लेकिन और ये पेंटिंग या ग्रीज जो हम लोग करते हैं ये रेगुलर हम लोग को करना पड़ता है, क्योंकि ये लाइफ टाइम नहीं होता है कि एक बार लगा दिए और ज़िंदगी भर वो हमारा प्रोटेक्शन करेगा हमारे लोहे के सामानों की, तो नहीं, रेगुलरली हमको उसको देखना पड़ता है, क्योंकि कोई भी सामान है उसमें डिग्रेडेशन होगा, वो ख़राब हो जाता है या उसके पेंटिंग छूट जाती है तो फिर से लगाना पड़ता है। जैसे हम लोग हर साल लगाते हैं दरवाजे खिड़कियों में पेंटिंग, तो यही हम लोग को रेगुलरिटी दिखाना पड़ेगा अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारे लोहे के सामान सुरक्षित रहें और रस्टिंग उसमें ना लगे, ठीक है। या फिर और दूसरा मेथड है, क्या है, किसी मेटल का लेयर उस पर चढ़ा देना, जैसे क्रोमियम दिया है या जिंक दिया है, ये दो मेटल जो है इनका लेयर चढ़ाया जा सकता है, क्रोमियम एंड जिंक, ठीक। क्रोमियम मेटल जो होता है वो बहुत शाइनिंग कलर का होता है, जैसे कि मैं आपको कैसे बताऊँ,
ये देखिए पेन में जो चमक रहा है ना, ये ये ज़्यादा बेटर। जैसे आप गाड़ियों में देखते होंगे इस तरह का शाइनिंग हैंडल वगैरह होता है, या कुछ साइकिलों में भी होता है, कुछ साइकिल में ब्लैक होता है, ये तो चमकीला है। तो इस तरह का जो शाइनिंग सरफेस होता है लोहे के ऊपर जो चढ़ाया जाता है वो क्रोमियम का लेयर होता है, यानी क्रोमियम मेटल का। और क्रोमियम मेटल क्या करता है, आयरन के ऊपर उसको किसी पार्टिकुलर केमिकल मेथड से उसको लगा दिया जाता है, तो अब वो आयरन का लेयर के आयरन जो है हमारा सुरक्षित हो गया है, क्योंकि उसके ऊपर क्रोमियम है और क्रोमियम रस्टिंग को रोक देता है, ठीक ना। और साथ में चीज़ों को अट्रैक्टिव दिखने में भी मदद करता है, बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं, चमकीले दिखते हैं। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखा जाए कि जिंक का लेयर अगर किसी आयरन की चीज़ पे चढ़ाया जाता है, किसी लोहे के सामान पर जिंक मेटल का लेयर चढ़ाते हैं, तो उसको कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन, ठीक ना। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ऑफ जिंक मेटल ओवर द सरफेस ऑफ द आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। कोई भी लोहे के सामान को प्रोटेक्ट करना है तो क्रोमियम का लेयर चढ़ा सकते हैं या फिर जिंक का। अगर जिंक का चढ़ाते हैं तो उसको एक स्पेशल टर्म दिया गया है, स्पेशल नाम दिया गया है, जिसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। जैसे कि नल का पाइप वगैरह जो होता है जिसमें से पानी आता है वो काफ़ी लंबे समय तक चलता है, क्योंकि वो गैल्वेनाइज्ड होता है, उसमें जिंक का लेयर चढ़ा रहता है। नहीं तो नल का पाइप जो होता है लोहे का, वो बहुत जल्दी जंग लग जाए और टूट सकता है ना। हालांकि आजकल तो प्लास्टिक के पाइप आने लगे हैं। तो ये गैल्वेनाइजेशन जो होता है, जो जिंक का लेयर चढ़ा देते हैं लोहे पर, तो उससे रस्टिंग नहीं होता है, रस्टिंग से बचा देता है। जैसे आप जानते होंगे कि समुद्र में बहुत सारे शिप्स होते हैं, पानी के जहाज़ होते हैं, और वो अधिकतर समय क्या होता है, पानी में ही रहते हैं। और बहुत सारा व्यापार जो होता है नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है चीज़ों का, वो इस शिप से ही होता है, क्योंकि एरोप्लेन वगैरह से ये सब चीज़ों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता है, वो शिप से ही, सी रूट से, यानी समुद्र के रास्ते से एक देश से दूसरे देश में ये व्यापार होता है ना। तो शिप बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और शिप के अधिकतर पार्ट्स जो होते हैं वो लोहे के बने होते हैं, और लोहे को बचाना भी है क्योंकि वो हमेशा पानी के कांटेक्ट में रहते हैं, और साथ में सॉल्टी वाटर, सॉल्टी नमकीन जो खारा पानी होता है, नमक वाला पानी, यानी समुद्री पानी या ओशियन का पानी, उसमें कोरोजन बहुत तेज़ हो जाता है नमक होने की वजह से, है ना। तो इसलिए शिप के जो पार्ट्स हैं उनको हम लोग को क्या करना होता है, इस तरह से बनाना होता है ताकि क्या हो कि रस्टिंग ना हो और हमारा जहाज़ लंबे समय तक सही रहे, क्योंकि उसको बहुत काम करना रहता है जहाज़ को, बहुत सारे तरह के बिजनेस पर्पज़ के लिए हमेशा चलता रहता है जहाज़। तो ये करना ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा हाई रिस्क पे ये जहाज़ रहते हैं, शिप रहते हैं, क्योंकि हमेशा इनको पानी में डूबे रहना रहता है। तो ये देखिए इसमें लिखा है कि वाटर ड्रॉप्स कीप क्लिंगिंग टू द शिप्स आउटर सरफेस। हमेशा ये पानी का लेयर एक चिपका रहता है शिप के बाहरी सरफेस पे, ठीक ना। और एक तरह सी वाटर में रहता है सॉल्टी वाटर, और सॉल्टी वाटर में रस्ट बनने का, जंग लगने का प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है। इसलिए शिप हर साल देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा डैमेज होता है शिप इंडस्ट्री को, जो शिप बनाती हैं, क्योंकि हालांकि ये तब होता है जब काफ़ी प्रोटेक्टिव लेयर यूज करते हैं, अगर वो ना यूज करें तो और ज़्यादा लॉस हो। तो इसलिए शिप में उसके बारे में भी पढ़ते हैं। एक ये आ गया, इन स्पाइट ऑफ बीइंग पेंटेड, इसमें देखिए लिखा है कि जहाज़ को पेंट करने के बावजूद भी काफ़ी पैसे का लॉस होता है हर साल। ये रस्टिंग की वजह से काफ़ी जहाज़ ख़राब होते हैं, काफ़ी खर्च होता है उसको बनवाने में, है ना। अब यहाँ देखिए स्टेनलेस स्टील लिखा है। स्टेनलेस स्टील यानी जो बर्तन होते हैं हमारे घरों में, तो स्टील के होते हैं स्टेनलेस, यानी स्टेन नहीं पड़ेगा, उस पर कोई भी दाग नहीं पड़ेगा। स्टेनलेस, विदाउट स्टेन, यानी एकदम चिकना, जिसमें हम लोग चेहरा देख पाते हैं। तो उसमें वो स्टेनलेस स्टील किससे मिलकर बना होता है, लोहे से, कार्बन से, और कौन से मेटल है, क्रोमियम जो चमकीला कलर का होता है, अभी मैंने दिखाया ये इस तरह का चमकीला होता है, निकल मेटल और मैंगनीज, इन सारे मेटल का मिक्सचर जो है वो क्या बनाता है, स्टेनलेस स्टील। और ये जो मेटल हैं क्रोमियम, निकल, मैंगनीज, ये सब क्या करते हैं, किसी भी लोहे के चीज़ को क्या करते हैं, रस्टिंग से बचाते हैं। तो इसमें स्टील में इसलिए आप देखेंगे कभी रस्ट नहीं लगता है। अगर रस्ट लग रहा है तो यानी वो प्योर स्टील नहीं है, उसमें लोहा बहुत ज़्यादा मात्रा में है, या फिर उसमें क्रोमियम या ये मेटल नहीं है जो रस्टिंग को रोकते हैं, है ना। तो ये हो गया। अब आगे हम लोग शिप का पढ़ रहे थे, उसको देखते हैं। सो मच ऑफ दैट ए फ्रैक्शन शिप
आयरन हैज़ बीन रिप्लेस्ड एवरी ईयर। वही बोल रहा है कि हर साल काफ़ी सारा शिप का जो लोहा होता है उसको बदला जाता है, क्योंकि वो नीचे का हिस्सा पानी के कांटेक्ट में रहता है तो जंग लग जाता है, ख़राब होता रहता है। तो अब इसमें वही बोल रहा है कि आप सोच सकते हैं कितने कितने पैसे का लॉस होता होगा पूरे वर्ल्ड में। बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर जगह जो है शिप से ही व्यापार होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, चीज़ों का लेन देन होता है एक देश से दूसरे देश को, है ना। इसलिए बहुत सारे लाखों करोड़ों रुपए का लॉस होता है ये शिप का आयरन चेंज करने, लोहा चेंज करने में। अब आते हैं अगला टर्म जो है, अगला टॉपिक जो है क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन के पहले हम लोग देख लेते हैं, इसमें दिया है सॉल्ट, कैसे सॉल्ट हमको मिलता है। तो इवेपरेशन ऑफ द सी वाटर, जो समुद्र का पानी है उसको इवेपरेट कर देते हैं हम लोग, भाप बनाकर उड़ा देते हैं। तो मतलब पानी भाप बनकर उड़ जाएगा तो बचेगा क्या, सॉलिड फॉर्म में नमक। तो ये इवेपरेशन प्रोसेस है, आप पिछले क्लासेस में, लोअर क्लासेस में पढ़े होंगे। तो सॉल्ट फॉर्मेशन एक तरह का इवेपरेशन प्रोसेस है, जिसमें सी वाटर को इवेपरेट करके हम लोग सॉल्ट प्राप्त करते हैं। लेकिन क्या ये सॉल्ट प्योर होगा, साफ़ होगा? नहीं, ये सॉल्ट प्योर या साफ़ नहीं होगा। केवल सॉल्ट हमको मिल गया, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटी होगी। उस इम्प्योरिटी को सही करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कुछ मेथड अप्लाई करने पड़ेंगे। तो वही एक मेथड है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई केमिकल जो है उसमें से इम्प्योरिटी रिमूव करके, हटा करके एक प्योर केमिकल प्राप्त किया जाता है, जो किस रूप में होता है, क्रिस्टल के रूप में, यानी एक पार्टिकुलर शेप में होते हैं क्रिस्टल उसके, है ना। तो वही क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस हम लोग को पढ़ना है। क्रिस्टल्स किसी चीज़ का बन गया यानी वो प्योर फॉर्म में हो गया और उसकी इम्प्योरिटी अलग हो जाती है। अगर लार्ज क्या लिखा है, हाउएवर लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन बी फाउंड फ्रॉम देयर सोल्यूशन। हाँ, तो ये तो हो गया प्रोसेस ऑफ, प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टल बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। और ये एक तरह का प्योरीफिकेशन मेथड है, किसी चीज़ को प्योर करने का मेथड है। और ये क्रिस्टलाइजेशन क्या है, फिजिकल चेंज है। रस्टिंग जो था वो केमिकल चेंज था, क्योंकि वहाँ पे रस्ट बन रहा था, वो नया केमिकल था। जबकि क्रिस्टलाइजेशन एक फिजिकल चेंज है। अब ये फिजिकल चेंज कैसे है, इसको समझने के लिए आइए ये एक्टिविटी देखते हैं। और ये बोला गया है कि एक्टिविटी अपने टीचर के प्रेजेंस में करिए और साथ में कुछ सावधानियाँ बरतिए। सावधानियाँ या कॉशंस क्या है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करिए। एसिड जो होता है दो तरह का होता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड जिसको कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बोलते हैं, और एक होता है डाइल्यूट जो थोड़ा वीक होता है, जो ज़्यादा हार्म नहीं करता। हालांकि दोनों को ही हम लोग को बहुत ही सावधानी से इस्तेमाल या यूज करना चाहिए, नहीं तो हमारे स्किन को या हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकते हैं। और बॉइलिंग वाटर को सावधानी से हैंडल करना है इस एक्टिविटी में। अब चलिए देखते हैं क्या है इसमें। इस एक्टिविटी में करना क्या है आपको कि एक बीकर लेना है। ठीक है, बीकर क्या होता है, ये इस शेप का जो ग्लास का बना हुआ है प्रेटस होता है, उसको बीकर बोलते हैं। इसका अलग अलग कैपेसिटी आता है। तो बीकर में क्या करते हैं कि एक कप पानी डाल देते हैं। एक कप पानी, इसमें एक कप पानी डाल दिए, इसमें केवल पानी अभी। फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसका कुछ 1-2 ड्रॉप, 2-3 ड्रॉप इसमें डाल दिए। ठीक है, उसके बाद इसको गर्म करते हैं, इस पानी को गर्म करते हैं। गर्म हो रहा है, फिर पानी बॉयल होने लगेगा। जब पानी बॉयल होने लगे तब इसमें क्या डालेंगे, कॉपर सल्फेट पाउडर। कॉपर सल्फेट पाउडर जो है ब्लू कलर का होता है। ठीक है, तो पाउडर फॉर्म में रहेगा, उसको इसमें डाल देंगे। जब ये पानी इसमें का बॉयल होने लगेगा तो ये देखिए पानी पूरा ब्लू हो गया। कॉपर सल्फेट डालने पे पूरा पानी क्या हो गया, ब्लू कलर का हो गया। अब इसको स्टेयर करते रहेंगे, यानी एक कांच का होता है स्टेरर, यानी घोलने वाला, जिसको ग्लास रॉड भी बोलते हैं। उससे हल्का हल्का इसको स्टेयर करते रहेंगे, घोलते रहेंगे। मतलब नीचे हीटिंग हो रहा है, गर्म हो रहा है ये, और ऊपर से इसको स्टेयर करते रहेंगे, घोलते रहेंगे ये तब तक। और उसमें साथ में ये जो कॉपर सल्फेट का पाउडर है और डालते रहेंगे। नीचे से ये गर्म हो रहा है और इसको घोलते जा रहे हैं। तब तक उसमें कॉपर सल्फेट का पाउडर डालेंगे जब तक कि इसमें घुलना बंद ना कर जाए। ठीक ना, इसको बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट, यानी एक ऐसा पॉइंट जिसमें एक्स्ट्रा कॉपर सल्फेट या कोई भी पाउडर या कोई भी केमिकल घुल ना सके। समझ रहे हैं ना बात। जैसे चीनी हम लोग पानी में डालते जा रहे हैं, घोलते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, घोलते रहे हैं, यानी चीनी खूब डालें फिर घोलते जा रहे हैं। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा कि पानी में चीनी घुल नहीं पाएगा। तो वो पॉइंट जिसमें कोई बाहरी चीज़ जो डाल रहे हैं वाटर में वो घुल ना पाए, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं,
उस पॉइंट को एक पार्टिकुलर टर्म दिया गया है, सैचुरेशन पॉइंट, ठीक है ना, सैचुरेट हो गया वो। तो ऐसा इसमें भी करना है कि गर्म हीट हो रहा है और इसमें कॉपर सल्फेट डाले जा रहे हैं, और जब तक कि उसमें घुलना रुक ना जाए। अब जब देखेंगे कि डाल रहे हैं थोड़ा सा और अब घुल नहीं रहा है, तो बस उस पर छोड़ देंगे, फिर थोड़ा सा हल्का सा उसको और गर्म करेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन को फ़िल्टर कर लेंगे। फ़िल्टर क्या करने का मतलब कि फ़िल्टर पेपर आता है, फ़िल्टर पेपर से किसी और कंटेनर में इस सॉल्यूशन को किसी हैंडल की मदद से, क्योंकि ये गर्म रहेगा, किसी हैंडल की मदद से इस सॉल्यूशन को दूसरे बीकर में, बीकर के ऊपर क्या है, फ़िल्टर पेपर रख देंगे और उस पर ये सॉल्यूशन डालेंगे। तो सारा जो प्योर जो सॉल्यूशन रहेगा वो तो नीचे चला जाएगा, और जो गंदगी थोड़ी मोड़ी रहेगी वो फ़िल्टर पेपर पर रहेगी, उसको फ़िल्टर पेपर को हटा देंगे, ठीक है। तो यानी हमारा क्लियर सॉल्यूशन दूसरे बीकर में चला गया, वो गर्म है अभी। अब उसको छोड़ देते हैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, ताकि वो कूलिंग हो, नॉर्मली हो। ये नहीं कि उसको फ्रीज में या कुछ ऐसे चीज़ से कर दें, इसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं और ठंडा हो 4 घंटे, 6 घंटे या 24 घंटे ऐसे छोड़ देंगे। फिर हम देखेंगे कि क्या होगा कि कॉपर सल्फेट जो पाउडर फॉर्म में ब्लू कलर का था, जैसे हमारा नमक होता है छोटा छोटा है एकदम पाउडर के फॉर्म में लगभग वाइट कलर का, उसी तरह के कॉपर सल्फेट ब्लू पाउडर के फॉर्म में था शुरू में। लेकिन जब ये ठंडा हुआ और इसका जो तो क्रिस्टल बन जाएगा। क्रिस्टल का जो शेप होता है वो बड़ा ही सुंदर इसका क्रिस्टल बनता है। क्रिस्टल के बहुत सारे शेप होते हैं, कुछ क्रिस्टल इस तरह के बनते हैं, हेक्सागोनल क्रिस्टल्स, मतलब 3D टाइप के एकदम चमकीले चमकीले बनते हैं। इसके भी इसी तरह के कुछ के क्यूब जैसे बनते हैं, चौकोर शेप के, मतलब 3D टाइप के, ठीक ना। तो इस तरह के आप देखेंगे, तो इस तरह के बहुत सारे क्रिस्टल बनते हैं, सुंदर सुंदर बड़े बड़े बनते हैं। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा बड़े, लेकिन काफ़ी बड़े आकार के बनते हैं। पाउडर के कंपैरिजन में तो कई गुना बड़े बनते हैं, लगभग 50 गुना 100 गुना बड़े बनते हैं। तो वो प्योर रहता है। अब बाकी यानी कि इसको ट्रांसफ़र कर दिए, लिक्विड फॉर्म में गर्म था, ठंडा हुआ, क्रिस्टल बन गया, कुछ लिक्विड बचा रहेगा, पानी और कुछ लिक्विड बचा रहेगा, वो क्या रहेगा, इम्प्योरिटी रहेगा ना। यानी कि जो फिल्टर करने के बाद भी इम्प्योरिटी पास हो गया वो बचा रहेगा और सही रहेगा, वो क्रिस्टल नहीं बनेगा। जो प्योर कॉपर सल्फेट रहेगा हमारा, वही क्रिस्टल के रूप में अलग हो जाएगा। फिर उसको हम लोग सेपरेट करके सुखा कर रख लेंगे, ठीक ना। तो ये क्रिस्टलाइजेशन में क्या हुआ कि कॉपर सल्फेट स्टार्टिंग में लिए पाउडर के फॉर्म में, यानी सॉलिड फॉर्म में, उसको डिजॉल्व किए, गर्म किए, फिर उसको ठंडा किए तो क्रिस्टल बन गया। यानी कॉपर सल्फेट शुरू में लिए और बाद में भी कॉपर सल्फेट बन गया क्रिस्टल के रूप में, है ना, दानेदार बड़े बड़े आकार में, पार्टिकुलर शेप में। तो यहाँ पे कुछ नया नहीं बना, केवल वो उस कभी सॉल्यूशन बन जा रहा है, कभी सॉलिड फॉर्म, कभी क्रिस्टल फॉर्म। तो उसका शेप चेंज हो रहा है उसके क्रिस्टल का, पाउडर का, लेकिन उसमें कोई नया केमिकल, कुछ नया नहीं बन रहा है। इसलिए किस तरह का चेंज है, फिजिकल चेंज है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने फिजिकल एंड केमिकल चेंज का ये चैप्टर समझ लिया। आई होप आप लोगों को सारे चीज़ें, गैल्वेनाइजेशन, स्टेनलेस स्टील, शिप इंडस्ट्री वाला जो आयरन का काफ़ी डैमेज होता है, और क्रिस्टलाइजेशन समझ लिया होगा, ठीक है। तो और कोई अगर आपको प्रॉब्लम हो तो हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू।